साहित्यकार, लेखक, कलाकार, आप सबको मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला झाबुआ की ओर से बहुत बहुत जय जोहार, राम राम, जोहार, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी ने यहाँ पर सुनने के लिए और मुझे सुनने के लिए ये अनुग्रह किया है, या मुझे सुनने की आपने जो लालसा रखी है, उसके लिए मैं आपके को साधुवाद करना चाहती हूँ। उसके साथ ही जैसा कि मेरा विषय है आदिवासी साहित्य की, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं श्रीमती मंगला अग्रवाल, भील जनजाति, मध्य प्रदेश, जिला झाबुआ से आई हूँ और आदिवासियों का साहित्य, आदिवासियों के साहित्य की विशेषताओं की सौगात लाई हूँ। तो आदिवासियों के पास जो साहित्य है वो साहित्य मौखिक साहित्य है। उसका लेखीकरण व लिपि अभी नहीं बनी है के बावजूद 15 या 20% ही लेखिक साहित्य बन पड़ा है। अभी कम से कम 80% लेखिक साहित्य मौखिक संपदा का लेखीकरण शेष है। तो आपके सामने में ये इन आदिवासियों में जो साहित्य है, मौखिक साहित्य है, इस क्या है ये, आप उसका एक वानगी के तौर पर थोड़े थोड़े जो आयाम है उनको आपके सामने रखूंगी। आदिवासियों का साहित्य अधिकांश मौखिक है। इनका साहित्य समृद्ध एवं सभी विधाओं में परिपूर्ण है। केवल 15 से 20% में लिखित है। शेष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में परंपरागत होकर पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से निरूपित होता रहा है, जिसे वर्तमान के परिदेश दृश्य में सहजने का कार्य भावी पीढ़ी व सप्रेरित जो लेखक, कवि, साहित्यकार आप हैं, हम यह बेड़ा उठाते हैं कि निम्न आयामों में विद्यमान साहित्य का लेखीकरण करें। यही एक समाज के लिए पुण्य का कार्य रहेगा। हमारा साहित्य निम्न विधाओं में समाहित है और ये विधाएं हमारे बड़े बुजुर्गों व जीवन के विभिन्न व्यवहारिक घटकों में जीवित है, जिनका निर्वाह आदिवासी सदियों से करते आ रहे हैं। सर्वप्रथम जन्म में हमारा जो साहित्यिक विशेषता है वो है जन्म संस्कार। भीलों में जब बच्चा जन्म लेता है तो खुशी के गीत गाए जाते हैं, सूरज पूजन किया जाता है। यदि लड़का होता है तो 5वें दिन ही हाथ में तीर व गुड़ दिया जाता है, यानी कि बहादुर व मीठा बोलने वाला की सीख दी जाती है। क्या ये आदिवासियों का विशिष्ट साहित्य नहीं है? जी सर। संस्कार में जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, मन्नत संस्कार, मान संस्कार, नुक्ता व घाटा संस्कार, मुंडन संस्कार आदि अनेक संस्कार हैं जो प्रकृति को साक्ष्य मानकर सभी इनका निर्वहन करते हैं। गीतों के साहित्य की विशेषता, आदिवासियों में गीतों का अंबार है। गीत से ही आदिवासियों का मौखिक साहित्य निर्मित हुआ है। वे पग पग पर गीत गाते हैं। इनमें इनका असली साहित्य झलकता है। प्रकृति के हर जीव, पत्ती, पेड़, नदी, पनघट, पोखर, मेंढक जैसे जीवों व पशु के लक्षणों की संज्ञा देकर गीत की पंक्तियों की शुरुआत की जाती है। जोश भरे कार्य होते हैं तो जोशीले गीत गाए जाते हैं, जिसकी एक झलक मैं आपको बताती हूँ कि मारा घेर न पसवाड़े, हो मारा घेर न पसवाड़े, जा जा बावड़ी रे पानी ऐलन ठेला जाय, हो मारा घेर न पसवाड़े, मारा घेर न पसवाड़े, जा जा बावड़ी रे पानी
से लोकोक्तियां अनुभव की कसौटी होती है। अतः आदिवासी जन उठते बैठते जाते सोते लोकोक्तियों से ही दिनचर्या पूर्ण करते हैं। जैसे हजार आठनो धड़ी लोकोक्ति है। केम रे कि केम आज केवो से तू, तो वो कहता बस हजार आठनो धड़ी जेवो राखे तेवो। यानी कि आदिवासियों के जो लोकोक्तियां हैं उनमें आप उनके अनुभव है, तो क्या इस अनुभव में साहित्य की विशेषता नहीं है जिसमें वैराग्य दृष्टि होती है? हजार आत्नो दणी यानी कि वैराग्य दृष्टिकोण नहीं है क्या? तीन तेरे वात वेरे, देखो साधारण सी बात है, ये व्यवहारिक अनुभव है। तीन तेरे वात वेरे, 1 और 3 13 होते हैं, और जब 2 होते हैं तब काम बनता है, और तीसरा आ जाता है तो काम बिगड़ जाता है। तो ये कितनी व्यवहारिक चीज है। ये हमारे आदिवासियों की साहित्यिक विशेषता है। तीज त्योहार में भी आदिवासी साहित्य झलकता है। हर तीज त्योहार की कोई न कोई लॉजिक होता है। पूजा पाठ सामग्रियां, भोग, विशेष स्थान आदि आस्था की तत्व दृष्टि पर आधारित बोल प्रक्रिया, ये सब साहित्य है। गायना जनजातियों का एक काउंसलिंग है, बड़वे के द्वारा की जाने वाली काउंसलिंग। उससे अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन पेशेंट मैन्युप्लेट होता है, यानी कि हाँ जी वो होता है। तो जैसे बताएं कि एक बीमार स्त्री बड़वे के पास जाती है, तो वो बोलती है भाई तने हूँ थाई, तो वो बोलती है कि मने शक्कर आवे, पेट में दुखे, कई जीव असल नहीं लागे, एम मने सटके तर थाई नहीं पड़ू है वो लागे। तो फिर वो बड़वा या वो ओझा बोलता है, वो उसका गायना है, वो किस तरह से उसके टेंशन को कम करने के लिए बोलता है। जैसे गरुड़ी कपुड़ी मान की भोली, गरुड़ी गपुड़ी मान की भोली राते तने, गरुड़ी गपुड़ी मान की भोली राते तने, हम जो आवे उती हल वळे पंथला तारा दांडा गणे, बाई तू तो लिमड़ी वाला घेर जाजमती, ता तने सुटकावी दे ही ने टसका देवा दे, हम टसका देवा दे। यानी कि वो ओझा खुद जानता है जड़ी बूटी से ही ठीक होने वाली है, लेकिन उसको जहां खतरा है उसके लिए बोल देता है वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तुमको जरूर उस स्थान ने कहीं आपको प्रभावित किया है, इसलिए आप वहां मत जाइए। ये उनकी काउंसलिंग होती है। और वो कहते हैं कि आप अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वासी नहीं, ओझा लोगों के पास जाने से वो जड़ी बूटी देते हैं, लेकिन वो उसको समझाने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए वो इस प्रकार के टोटके करता है जी। तो जड़ी बूटियां आजकल ये टोटके कम हो गए हैं और जड़ी बूटियां दी जा रही हैं, आज भी विद्यमान है। और बहुत सारे मतलब इस प्रकार के जो गायन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि जैसे पिठोरा आपने सुना होगा, पिठोरा अनुष्ठान है, भीलों का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान अच्छे पानी की बरसात के लिए किया जाता है, और इसके लिए महीने भर तक इसका पूरे खर्च यानी कि पूरे 5-50 गांव को एक साथ भोजन करवाया जाता है और उसका अनुष्ठान किया जाता है। आप झाबुआ जिले में यदि आओ तो कठिवाड़ा में आओ, आपको घर घर पिठोरा चित्रांकन मिलेगा, और यहाँ भी कई जगह पिठोरा का चित्रांकन है, आप देख सकते हैं। हर ट्राइबल इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगा कि झाबुआ जिले का जो पिठोरा चित्र प्रकृति है, जिससे चींटी से लगा करके बड़ा हाथी, वो सब हमारे सृष्टि के ब्रह्मांड के जितने भी जीव है वो सब हम एक है, और हम सब एक होकर के रहें, और किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसी भावनाओं के साथ मेघराजा से वंदना करते हैं, इंद्र देवता से, और अच्छी बरसात आएगी।
तो अच्छी फसल पकेगी, तो आपका हम अनुष्ठान करवाएंगे। इसी भावना के साथ पिठोरा पूजन किया जाता है। तो यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तत्व दृष्टि और सूक्ष्म और जीवन दृष्टि में पिठोरा का जो सूक्ष्म दृष्टिकोण है वो हमारी साहित्यिक विशेषता है। आभूषणों में जो भीलों के जो आभूषण हैं उनमें जो डिजाइन होती है, उसमें जैसे हाथ के कड़े पहनते हैं तो उसमें चांदी का कड़ा होता है, उसमें शेर का मुंह होता है। तो शुरू से ही आदिवासी को वीर और सिंह माना गया है, तो वो प्रतीकात्मक रूप में अपने आभूषणों में भी इस प्रकार के चिन्हों वाले आभूषण पहनते हैं। हथियार, उनके हथियार भी आपने देखे हैं, तीर कमान, लाठी, भाला, तलवार आदि स्थानीय स्तर पर जो काम में साथ देते हैं, उनका भी एक अलग शौर्यता और साहित्य में विशेषता है। कपड़ों में आदिवासियों के कपड़ों की अलग डिजाइन होती है। प्राचीन समय में तथा वर्तमान में अधिकांश प्रकृति के सूरज, चांद, तारे, कंगूरे, अनाजों के बीजों की भातों में साहित्य दर्शन होता है। पूजा स्थानों पर आदिवासियों के देवता ज्यादातर प्रकृति के सूरज, चांद, पत्ते, पेड़, पुरखे, घोड़े, मोर, मिट्ठू, गाय, बैल आदि जिनसे जीवन को जिसने की सहजता दी है, वे तमाम आयामों में आदिवासियों का साहित्य निहित होता है। परंपराएं, रीति रिवाज, रस्में, दैनिक वस्तुएं, कलाकृतियों में आदिवासियों का साहित्य झलकता है। टोटम, आदिवासियों की जो टोटम है, जैसे भराड़ी, जब विवाह होता है तब चित्रांकन किया जाता है, तब जो जीवन साथ रहने वाले हैं उनको बनाकर विवाह रस्म पूर्ण करवाते हैं। कहने का तात्पर्य, जंगल में रहने वाले समुदाय में ने अपने ये मर्यादाएं स्वनिर्मित की है, जो कि आज का यथार्थ है। प्राकृतिक घटकों में मैंने पहले ही पिठोरा में बता दिया है। कहानी साहित्य आदिवासियों के साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। रात भर बैठकर कहानी कहकर मनोरंजन करते थे। नृत्यों में नृत्य करते समय लय, ताल, गीत, सुर, ध्वनियां, सरगम, ये सब इनकी स्वच्छंद अभिव्यक्ति हैं, जो कि उन्होंने प्रकृति से ही सीखी है। नाटकों में अवसरों अनुरूप नाटक किए जाते हैं। भीमाजोदा नाटक है जो कि गांव में बाहरी आक्रमणों से बचाता है। लोक आख्यान में जैसे मालवा क्षेत्र में वीर तेजाजी का आख्यान है, अरे गाजर गाजो जेठ अषाढ़ कुंवर तेजा रे, अरे गाजर गाजो जेठ अषाढ़ कुंवर तेजा रे, अरे लक तोड़ो गाजो रे सावन भादुवो, अरे लक तोड़ो गाजो रे सावन भादुवो, अरे आयर जैसा पाछा हो, आयर जैसा पाछा फरी जाजोन कुंवर तेजल रे, अरे आयर जैसा पाछा फरी जाजोन कुंवर तेजल रे, लक तोड़ो गाजो रे सावन भादुवो। ये लोक आख्यान है। ये मालवा के भी लोग, इसको वीर तेजाजी एक नाटक होता है, वो गा करके पूरा नाटक किया जाता है। इसमें एक कथा है वीर तेजाजी की, जब इसकी बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी को आख्यान के माध्यम से मालवा क्षेत्र में रात भर किया जाता है। अंततः लोक आख्यान के पश्चात सर एक पेज मेरा छूट गया है, तो उसमें ये लिखा है कि आदिवासियों में जैसे
दो परंपराओं के ऊपर मैं बात करूंगी। एक तो विवाह रस्म। इसमें विवाह रस्म में जब मतलब मेरी शादी हुई तो 10 वर्ष तो मुझे बच्चों में पढ़ाई की, बच्चों में रह गई, और फिर 10 वर्ष बाद मुझे अपने समाज में शादी के में जाना पड़ा। तब मैंने देखा कि एक ऐसा मार्मिक रस्म हुई कि जब दूल्हे को माया के पास से मतलब जहाँ देवता है भराड़ी, वहाँ से सजा करके बाहर निकाला जाता है, तो जब माँ आखिरी धन देती है अपना, वो देती है और बाहर निकालती है, उसको प्यार करती है। ये मतलब ये साहित्य, ये चीज, ये जो जंगल में रहने वाले, ये कैसे याद रखा इन्होंने हजारों साल से। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस समाज में पढ़ी हूँ और पढ़ी लिखी, तो हमारा तो कोई ना रामायण है, ना कोई ग्रंथ है, ना हम हमारे साहित्य के बारे में जानते हैं। तो मैं जैसे जैसे सामाजिक कार्य होने लगे उसमें जाने लगी, तो मुझे मर्यादा दिखी उसमें। और मतलब ये कि इतना सिस्टमेटिक ढंग से होता है कार्य। जैसे एक रस्म होती है, मैंने 2 पुस्तक लिखी है, एक 3 पुस्तक, एक गीतों की पुस्तक लिखी है, भीली जनजाति के गीत, और दूसरी लोकोक्तियाँ। जो लोकोक्तियाँ मैंने 724 का संग्रहण, 150 मुहावरे हैं, 100 पहेलियाँ हैं और 50 कहानियाँ। वो एक अलग पुस्तक मेरी लोक कला परिषद से प्रकाशित हुई है, भोपाल से। और एक पुस्तक मेरी विवाह प्रसंग। विवाह प्रसंग में मैंने 65 प्रसंग लिखे हैं, जो मुझे इससे ज़्यादा हो सकते हैं। अलग अलग, यदि मैडम कर्नाटक से आई है, यदि मैं इनके समाज में जाऊंगी तो और जुड़ जाएंगे, पता नहीं कितनी रस्में। तो इतनी सारी रस्में, इतनी सारी रस्मों को इन्होंने खाली अपने दिमाग में अभी तक, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। हल्दी लगेगी, मेहंदी लगेगी, मंडप पे दूल्हा आएगा, जब मंडप पे दूल्हा आएगा तो उसको क्या क्या दिया जाता है। मंडप पे जब दूल्हा आता है तो सबसे पहले उसके सामने सुई दी जाती है, सुई, और वो सुई के सामने स्वीकार करता है कि हाँ, मैं जब मेरी पत्नी, सुई का तो प्रसंग होगा कोई, जी वो सिलेगी तो मैं भी उस धागा पिरोने का काम करूंगा। ये उसका लॉजिक है। और वो दिया जाए, मुसल दिया जाए, ऐसे सामने किया जाता है, दूल्हा ऐसे करता है। मतलब साल खांडने में, हाल वो धान खांडने में भी मैं घर सुप्पा किया जाता है, हल सामने किया जाता है। इतना, ये सारी सामग्री जब दूल्हा मंडप पे आएगा वो सब घर के ऊपर रख देते, और बारी बारी से गृहस्थी की जितनी भी सामग्री है, यानी कि मान्य उनकी ये समझ है कि पति और पत्नी दोनों साथी, तो दोनों का पहिए बराबर होंगे। तो क्या आप इन सारी चीजों का प्रतीकात्मक सहयोग जी कि क्या इसमें आप सहयोग देंगे, तो पहले वो स्वीकार करेंगे, उसके बाद उनको अंदर ले जाएंगे, प्रवेश करेंगे, दुल्हन के पास ले जाएंगे, उसके पहले नहीं। ये मैंने देखा, मैंने कहा गजब। यानी कि हमको आदिवासी पिछड़े गवार जंगलों में रहते हैं, तो ये क्या है, ये कहाँ से है, ये इनकी समझ कहाँ से है, ये ऐसी समझ इनके पास है। तो मैंने कहा इनको मैं संग्रहित करूंगी, इनके पास जाऊंगी और लिखूंगी। और जब मैंने लिखा और मेरी पुस्तक छप के आई तो मैंने छिपा दी सर, मेरे शर्म आई। मैंने कहा कि मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी पुस्तक छप। जब मैं यहाँ CCRT में ट्रेनिंग के लिए आई तो डिप्टी डायरेक्टर जोशी सर जी थे CCRT में, तो हमारा परिचय हुआ। उन्होंने बोला कि आप झाबुआ से आई। मैंने कहा जी सर। आप मंगला अग्रवाल वो तो नहीं हो जिसकी पुस्तक अभी आई? मैंने कहा जी सर मैं ही हूँ, मेरी 2009 में अभी जुलाई में पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसको मैं 50 प्रतियां मिली है, उसको मैं छिपा के आ गई। तो बोले अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्यों छिपाया? वो यहाँ के डॉक्टर अग्रवाल हैं जिन्होंने 20 पुस्तक लिखी है, उनको बुलाया और स्पेशल मेरा सम्मान करवाया। तब मैंने अपनी अहमियत समझी कि मैंने अच्छा काम किया, मतलब तो मुझे करना चाहिए।
तो भी जनजाति जीवन, जल, जंगल और विज्ञान और प्रकृति पे मेरी पुस्तक अभी लेखन चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारे आयाम और भी जो बच्चे हैं, तो आप सभी स्वप्रेरित हैं। यहाँ मैंने आहे बाहे बाहर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में सबसे सुना कि मैं ऐसे आगे आई हूँ। मैं तो स्वप्रेरित सारे लेखक हैं यहाँ जितने भी आए जी। मैंने मतलब कान अपने खोले हैं, दूसरे सब दूर सुनती रही, तो सबसे सुना कि मैं ऐसे प्रेरित होकर के आई। तो बहुत अच्छी बात है, हम ही कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे साहित्य का संग्रहण करके, संकलित करके, और मैं ये मेरा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसमें ये है, लेकिन इस एकेडमी से मेरी अपेक्षा है कि आप हमें परिष्कृत करें। परिष्कृत करने में जैसे हमारे पास कच्चा माल है, उसको पक्का आप ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। जो जैसे मुझे जरूरत पड़ी थी साइंटिस्ट की, भाषा साइंटिस्ट जो होते हैं, लिंग्विस्ट होते हैं, तो उनके पास जाने की, तो हम लोगों को इतना वो कांटेक्ट हम नहीं कर पाते हैं और समय पर नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोग जितना भी देहातों में, जंगलों में, सब दूर जो हमारे समाज हैं, उन समाजों से हम सब संकलित करके ले आएंगे। केवल परिष्कृत करने में हमको ऐसा लगे, हमको हमारी पुस्तक छपे और हमको लाभ होना चाहिए, ये ना कभी नहीं सोचेंगे। कम से कम हमारा एक संग्रह तो बने, हमारी एक कोई बुक तो बने, हमारी भाषा को मान्यता तो मिले, हमारी भाषा को मान्यता तो मिले, और हम किसी को कह सके कि ये हमारा मतलब हमारे पास भी साहित्य है, हमारा भी कोई अस्तित्व है, ये इस प्रकार से हम जवाब दे सके, ये मेरी अपेक्षा है। अंत में अंततः उपयुक्त समस्त आयामों के उल्लेखन से प्रतिपादित होता है कि आदिवासियों के साहित्य की विशेषता अभिनय, पिठोरा अनुष्ठान तो सृष्टि सृजन है। चींटी से लगाकर हाथी जैसे विशालकाय जानवरों को एक जाजम में बिठाकर उनकी पूजा आराधना का अनूठी साहित्यिक महत्ता है। वर्तमान में सभी मौखिक है, इन सब का लेखीकरण होना चाहिए। अन्य एनजीओ को यह कार्य करने देने की बजाय हम जो आदिवासी लेखक हैं उन्हें देना चाहिए। परिष्कृत करने में आपके सहयोग की आवश्यकता है, अतः हमें सैद्धांतिक तथा अन्य जो भी प्रक्रिया है हमें सिखाने की कोशिश ही नहीं, पूर्ण साथ देने की हम अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आपने हमें जोड़ा है, अतः हम आपका आजीवन आभारी हैं। और अंत में मेरा यही कहना है कि आपने हमको यहाँ बुलाया, हम लोगों को कोई मंच नहीं मिलता है, कार्यक्रम में जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी नृत्य वगैरह करके दिखा देते हैं, लेकिन अंदर की जो आवाज़ है उस आवाज़ को किसी